जब कोई दो विलयन अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक पृथक रखे जाते हैं, ठीक है, जब कोई दो विलयन एक दूसरे से पृथक पृथक रखे जाते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन द्वारा, तो एक तरफ आपने रखा शुद्ध विलायक अगर आपने लिया और एक तरफ आपने विलयन रखा, मान लीजिए कि ये शर्करा का विलयन है, इस तरफ शर्करा का विलयन है और इस तरफ क्या है, शुद्ध विलायक है जल, ठीक है। तो जल के अणु, विलायक के अणु जो हैं वो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा होते हुए विलयन की तरफ जाने लगते हैं। यही घटना जो है वो क्या कहलाती है, परासरण कहलाती है। तो परासरण की क्रिया को सर्वप्रथम एबे नॉलेट ने प्रेक्षित किया कि दो भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा यदि पृथक किया जाता है तो कम सांद्रता के विलयन से विलायक के अणु निकलकर अधिक सांद्रता वाले विलयन में तब तक पहुंचते हैं जब तक दोनों की सांद्रता समान नहीं हो जाती। तो आप बोल सकते हैं कि विलायक का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से प्रवाह जो है वो परासरण कहलाता है, ठीक है। अगली बात करते हैं, ये बोल रहा है कि परासरण में विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली के दोनों ओर गति करते हैं, परंतु तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर प्रवाह अधिक होने के कारण कुल स्वतः प्रवाह का प्रभाव ही दृष्टिगोचर होता है। होता तो क्या है कि विलायक के जो अणु हैं वो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन की तरफ भी जाते हैं और विलयन वाले जो विलायक के गुण हैं, अणु हैं, वो विलायक की तरफ भी आते हैं, परंतु अधिक प्रवाह किस तरफ हो रहा है, शुद्ध विलायक से विलयन की ओर हो रहा है। इसलिए दृष्टिगोचर होता है कि विलायक के कण जो है वो विलयन की ओर ही गति कर रहे हैं। चूंकि कम सांद्रता वाले विलयन या शुद्ध विलायक का वाष्पदाब अधिक होता है, इसलिए विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलयन या शुद्ध विलायक से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाते हैं। क्योंकि अब आप जानते हो कि शुद्ध विलायक में जब आप कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देते हैं तो उसका जो वाष्पदाब है वो कम हो जाता है और विलायक जो है उसका वाष्पदाब अधिक रहता है। तो अधिक वाष्पदाब की वजह से दाब अधिक लगता है, इसलिए अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए विलायक के जो अणु है वो विलयन की ओर गति करने लगते हैं। यही क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है मेरे बच्चों। तो अंडे के जो दो खोल हैं, अंडे के दो खोल होते हैं, एक तो होता है आउटर कवरिंग, है ना, और आउटर कवरिंग को जैसे आपने देखा होगा कई जगह पर कि अगर आप किसी अंडे को कैल्शियम कार्बोनेट में या सोडा, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है वो शेल, उसका आगे का सफ़ेद सफ़ेद जो होता है उसको यदि आप सोडा वाटर में डाल के रख देते हैं तो वो ऊपर की जो कवरिंग है वो गल जाती है। गलने के बाद में वो जो अंडा है वो नरम हो जाता है। तो इस तरीके से अंडे की कितनी झिल्लियाँ होती है बच्चे, दो झिल्लियाँ होती हैं या दो खोल होते हैं। तो अंडे में दो खोल या आवरण होते हैं। बाह्य खोल मुख्यतया कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है तथा भीतरी खोल एक पारदर्शक अर्धपारगम्य झिल्ली के रूप में होता है। वो जो अंदर वाला होता है ना, लचीला वाला, वो क्या होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह काम करता है बेटा। तो अंडे को यदि आप तनु HCl में डालते हैं तो बाह्य खोल उतर जाता है। देखो आप किसी भी अम्ल में या कार्बोनेटेड वाटर में आप डालोगे तो क्या होगा, बाह्य खोल जो है वो सफ़ेद सफ़ेद वाला जो कैल्शियम कार्बोनेट जो कड़क शेल होता है वो क्या होता है, उतर जाता है और भीतरी खोल जो है प्रभावित नहीं होता है। तो बाह्य खोल को उतार कर अगर एक अंडे को आसुत जल में, प्योर वाटर में यदि आप रख देते हैं तो दूसरे अंडे को यदि आप नमक के संतृप्त विलयन में कुछ घंटों के लिए रख देते हैं तो फिर क्या होगा, आसुत जल में जो अंडा रखा हुआ है, देखो एक अंडा तो आपने काई में रखा हुआ है, आसुत जल में रखा हुआ है। देखो एक अंडा तो आसुत जल में रखा हुआ है और एक अंडा जो है वो किस में रखा हुआ है, नमक के सांद्र विलयन में रखा हुआ है। अब आपको पता होगा कि अंडे को आसुत जल में रखा है तो जल की जो सांद्रता है वो कम है और अंडे के अंदर जो विलयन उपस्थित है उसकी सांद्रता अधिक है। तो जल जो है वो अंडे के भीतर जाने लगेगा। तो परासरण के पश्चात इसका आकार जो है वो बड़ा हो जाएगा, जबकि पहले आकार जो था वो ऐसा था, सामान्य आकार था। और वही अंडा, मतलब दूसरा जो अंडा है उसको यदि आपने सांद्र नमक के सांद्र विलयन में अगर रखा है, NaCl के विलयन में रखा है, तो NaCl विलयन की जो सांद्रता है वह अधिक है बशर्ते कि अंडे के अंदर के विलयन की सांद्रता के। तो अंदर वाला जो जल है या अंडे के अंदर उपस्थित जो विलायक के अणु है वह बाहर निकल के आने लगेंगे और अंडे का जो आकार है वो सामान्य आकार से थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। तो परासरण के पश्चात जो है अंडे का जो आकार है वो छोटा हो जाएगा, ठीक है। सोडियम क्लोराइड के संतृप्त विलयन में रखा अंडा जो है कुछ समय बाद सिकुड़ जाता है, क्योंकि
जो अंदर का जो जल है वो बाहर आने लगता है। अब अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है बेटा? अर्धपारगम्य झिल्ली वो झिल्ली होती है जिससे विलायक के अणु आर पार हो सकते हैं। केवल विलायक के अणु, जैसे आप चाय छानते हो तो केवल चाय ही छन के नीचे जाती है ना, पत्ती पत्ती तो ऊपर ही रह जाती है। तो केवल और केवल विलायक के अणु ही आर पार हो, विलय के अणु आर पार नहीं होते हैं, वह अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। जंतु या वनस्पति कोशिकाओं पर अर्धपारगम्य झिल्ली पाई जाती है। बकरे का जो मूत्राशय होता है, गोट ब्लेडर जो होता है, अंडे की झिल्ली, किशमिश, अंगूर आदि जो है, ये सब किसकी तरह काम करते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह काम करते हैं। फिनॉल की जो परत होती है जल और कैल्शियम नाइट्रेट विलयन के मध्य होने पर अर्धपारगम्य झिल्ली का काम करती है। फिनॉल की परत, जल और कैल्शियम नाइट्रेट और जल को यदि आप सेपरेट करना चाहते हैं तो बीच में आप लगा देंगे क्या? फिनॉल की परत। तो फिनॉल की परत यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या अर्धपारगम्य झिल्ली का काम करती है। यह कैल्शियम नाइट्रेट को पार नहीं होने देती, क्योंकि कैल्शियम नाइट्रेट फिनॉल में अविलेय होता है। कैल्शियम नाइट्रेट क्या होता है बेटा? फिनॉल में अविलेय होता है, जबकि जल को पार होने देती, क्योंकि फिनॉल जल में विलेय है। कुछ अकार्बनिक पदार्थ जैसे कैल्शियम फॉस्फेट तथा कॉपर फेरोसाइनाइड आदि की झिल्लियां भी अर्धपारगम्य झिल्ली की भांति व्यवहार करती हैं। कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली जो है वो सबसे अच्छा अर्धपारगम्य झिल्ली मानी जाती है, क्योंकि ये अधिक तन्यता को भी डिनोट करती है। मतलब आप इसके ऊपर कितना ही प्रेशर लगा दो ये फटती ही नहीं है। तो कॉपर फेरोसाइनाइड की जो झिल्ली होती है वो अधिक अच्छी मानी जाती है। परासरण के अलग अलग प्रकार होते हैं बेटा। एक होता है अंतः परासरण। आप सूखी किशमिश को आसुत जल के अंदर डाल दो तो ये किशमिश जो है वो फूल जाती है। क्यों? क्योंकि किशमिश के अंदर का जो सांद्रता है आसुत जल से अधिक है, तो अधिक सांद्रता की ओर जो है विलायक के अणु जाने लगते हैं। तो अर्धपारगम्य झिल्ली यानी कि किशमिश की झिल्लियों से होते हुए जल के अणु किशमिश के अंदर जाएंगे और किशमिश बाद में फूल जाएगी। तो ये क्या हुआ? पानी जब अंदर गया है तो अंतः परासरण कहलाता है, एंडोस्मोसिस का एग्जाम्पल कहलाता है। दूसरा होता है बाह्य परासरण। बाह्य परासरण में देखो, आपने एक अंगूर को चीनी के सांद्र विलयन में डाल दिया है, तो अंगूर को जब आप चीनी के सांद्र विलयन में डाल देंगे तो चीनी के विलयन की सांद्रता अधिक होने की वजह से अंगूर के अंदर जो विलायक के कण उपस्थित हैं वह बाहर आने लगेंगे और अंगूर जो है वो सिकुड़ जाएगा। सिकुड़ने की वजह से आप बोलेंगे कि अंदर से जब विलायक के अणु बाहर आए हैं, तो यह क्या कहलाएगा? बाह्य परासरण का ही उदाहरण कहलाएगा। रंग का एक टुकड़ा जल में डालने पर रंग के टुकड़े से रंगीन तरंगे शेष जल की ओर चलने लगती हैं और थोड़ी ही देर में संपूर्ण विलयन रंगीन हो जाता है। ध्यान रहे, विलायक के अणु तो विलायक में स्वतः गतिमान होते ही हैं। विलायक के अणु अगर विलायक में डाल देंगे तो अपने आप ही घुल जाएंगे ना, उसमें आपको कुछ घोलने की जरूरत नहीं है। तो एक नोट यहाँ पर है कि किसी विलय को विलायक में घोलने पर विलय के कणों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः गति करना समांगी विलयन बना लेता है और यह विसरण कहलाता है। जैसे कि आप ये बिल्कुल उसी तरीके से कि आपने एक कमरे में अगरबत्ती जलाई, तो अगरबत्ती के जो कण हैं, अगरबत्ती के जो धुएं के कण हैं, वह जो वायु का जो माध्यम है, वायु माध्यम में उपस्थित है, तो वहां से वो पूरे कमरे में फैल जाता है बिना किसी अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता के। तो यह घटना क्या कहलाती है बेटा? विसरण कहलाती है। विसरण में और परासरण में यही अंतर है कि परासरण जो है अर्धपारगम्य झिल्ली की उपस्थिति में होगा और विसरण के लिए किसी झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती, स्वतः ही गतिमान होते हैं यहाँ पर कण। ठीक है, परासरण और विसरण में यहाँ कुछ अंतर दिए हुए हैं कि परासरण में तो अणु जो है वो कम सांद्रण वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं और यहाँ पर अणु जो है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। यहाँ पर अर्धपारगम्य झिल्ली की जरूरत पड़ती है और यहाँ पर अर्धपारगम्य झिल्ली की कोई भूमिका नहीं होती है। केवल विलायक के अणुओं का ही प्रवाह, केवल विलायक के ही अणु जो है कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं। इसमें विलायक एवं विलय दोनों का ही प्रभाव होता है, अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर। परासरण जो है वो केवल विलयनों में होता है और विसरण जो है वो द्रवों में भी हो जाता है, विलयनों में भी हो जाता है, गैसों में भी हो जाता है, कहीं भी हो सकता है। परासरण को विलयन पर अतिरिक्त दाब डालकर रोका जा सकता है, यानी कि परासरण जो है इसको रिवर्स भी किया जा सकता है दाब लगा करके, यानी कि उल्टा भी काम किया जा सकता है, परंतु इसको न तो रोका जा सकता है और न ही विपरीत क्रम में यानी कि रिवर्स किया जा सकता है। अब ये रिवर्स क्या है इसके बारे में बात करेंगे, पर पहले हम पढ़ लेते हैं क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब, जो कि हमारी चौथी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। परासरण दाब क्या होता है कि जब विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक रखकर परासरण की क्रिया को रोकने के लिए
परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो लगाया गया अतिरिक्त न्यूनतम दाब है वही क्या कहलाता है बच्चों, परासरण दाब कहलाता है। यानी कि आपने क्या किया कि अर्धपारगम्य झिल्ली को लगा करके दो द्रव अलग अलग कर दिए। ये है आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली, इधर आपने विलायक रख दिया और इधर आपने विलयन रख दिया। ये इधर आपने विलयन रखा है और ये रहा आपका शुद्ध विलायक। अब आपको पता है कि विलायक के जो अणु है अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए विलयन की तरफ जाने लगेंगे, परंतु हम विलयन के ऊपर कुछ ऐसा दाब आरोपित कर दें, ऐसा दाब आरोपित कर दें कि विलायक के अणु जो है वो विलयन की तरफ जाने ना पाए, यानी कि वह दाब जिससे कि आप शुद्ध विलायक और विलयन जो है उनके अंदर जो सांद्रता है उसको बरकरार रख सकते हैं और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की सहायता से आप इन दोनों ही विलयन को अलग अलग सेपरेट रख सके, तो वह दाब ही क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। तो किसी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक रखकर परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया अतिरिक्त न्यूनतम दाब ही परासरण दाब कहलाता है। इस प्रकार परासरण दाब विलायक तथा विलयन के वाष्प दाबों के अंतर के बराबर होता है। यानी कि अगर आपको परासरण दाब निकालना है तो विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब, इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। या फिर परासरण दाब बराबर तनु विलयन का वाष्प दाब माइनस सांद्र विलयन का वाष्प दाब, इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। तथा तनु विलयन का वाष्प दाब अधिक होता है सांद्र विलयन के वाष्प दाब से। सांद्र विलयन होगा तो वाष्प दाब कम होगा ना, क्योंकि सांद्र विलयन में जो है विलेय पदार्थ के कण अधिक होते हैं। इसके बाद में अन्य परिभाषाएं भी है परासरण दाब की कि अतिरिक्त दाब है जो किसी दिए हुए विलयन के वाष्प दाब को बढ़ाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है जब तक कि वह विलयन के समान ना हो जाए। दूसरी डेफिनेशन आप देख सकते हैं, परासरण दाब वह ऋणात्मक दाब है जो शुद्ध विलायक के लिए इसका वाष्प दाब घटाने में प्रयुक्त किया जाता है जब तक कि वह विलयन के दाब के बराबर ना हो जाए। और तीसरी डेफिनेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किसी विलयन का परासरण दाब उस द्रव स्थैतिक दाब के बराबर होता है जो विलयन को विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर उत्पन्न होता है। तो ये तीन अलग अलग तरीके की डेफिनेशंस यहाँ पर दी हुई है, जो भी आपको याद करनी है आपकी इच्छा है। इसके बाद में बात करते हैं कि भाई इसको ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां हैं। तो देखिए, एक है फेफर की विधि, डे व्रीज की विधि। यहाँ पर सिर्फ नाम ही मेंशन किए गए हैं, इन विधियों के बारे में ज़्यादा डिटेल में इस बात हमें नहीं करनी है। तो फेफर की विधि, डे व्रीज की विधि, मॉर्स और फ्रेजर की विधि, जीव द्रव्य कुंचन विधि जिसकी प्लाज्मोलिसिस भी आप बोल देते हैं, टाउनसेंड की सरंध्र डिस्क विधि, टाउनसेंड पोरस डिस्क मेथड तथा बर्कले हर्टले की विधि, ये सारी जो विधियां हैं इनके द्वारा जो है आप परासरण दाब ज्ञात कर सकते हैं। तो परासरण दाब को ज्ञात करने वाली ये जितनी भी विधियां हैं इनके बारे में हमें ज़्यादा डिटेल में स्टडी नहीं करनी है। तो हम आगे चलते हैं परासरण दाब के नियम। तो वॉन्टॉफ ने यह बताया कि तनु विलयनों के परासरण दाब पर सांद्रण व ताप का प्रभाव उसी प्रकार होता है जिस प्रकार इन कारकों का प्रभाव गैस पर होता है। यानी कि परासरण दाब पर इसने क्या लगाया, गैस के नियमों को लगाने की कोशिश की है। तो इस आधार पर वॉन्टॉफ ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे तनु विलयनों का सिद्धांत कहते हैं। और इस सिद्धांत के अनुसार तनु विलयन में विलेय एक गैस की भांति व्यवहार करता है। देखो, तनु जो विलयन होता है, आप गैस के अणु मतलब बहुत दूर दूर उपस्थित अणु होते हैं। गैस में जो अणु होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर उपस्थित होते हैं। तो जैसे गैस के अणु एक दूसरे से दूर दूर उपस्थित होते हैं, वैसे ही तनु विलयनों में, है ना, तनु विलयनों में जिसमें पानी आप बहुत सारा डाल देते हैं या विलायक की मात्रा ज़्यादा होती है और विलेय की मात्रा कम होती है, ऐसे विलयनों में जो है जो विलेय पदार्थ है उसके कण भी बिल्कुल गैस के कणों की भांति ही दूर दूर होते हैं। तो वॉन्टॉफ ने क्या कहा कि तनु विलयन को गैस विलयन की तरह या गैस की तरह मान लिया। गैस जिस प्रकार से तनु विलयन में विलेय एक गैस की भांति व्यवहार करता है तथा विलयन का परासरण दाब उस दाब के बराबर होता है जो विलेय गैसीय अवस्था में डालता है, जबकि उसका आयतन व ताप विलयन के आयतन के ताप के और आयतन के बराबर होता है। यानी कि परासरण दाब को इसने गैस के दाब के बराबर मानते हुए कुछ नियम बनाए थे। कैसे नियम बनाए थे, देखिए इसने क्या किया, वॉन्टॉफ ने बॉयल के नियम को, चार्ल्स के नियम को, ये तो गैस वाले नियम थे, है ना, इन गैस वाले नियमों को इन्होंने तनु विलयनों के ऊपर अप्लाई किया। तो इन्होंने क्या कहा, जिस प्रकार से प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयतन के, है ना, तो स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। यदि विलयन का परासरण दाब पाई है तो विलयन की सांद्रता सी है तथा विलयन का आयतन जिसमें विलेय की निश्चित मात्रा घुली हुई होती है वी है। तो पाई और सी के बीच में क्या रिलेशन होगा, पाई सी के समानुपाती होगा। जैसे कि आप किसी भी गैस पर प्रेशर लगाते हो तो 1/v होता है ना, ये
इस तरीके से बॉयल का जो नियम था वो यही था कि बॉयल के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, है ना, गैस का जो बॉयल का नियम था वो क्या था, स्थिर ताप पर, गैस का नियम क्या था, स्थिर ताप पर प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में यदि रिलेशन निकाला जाए गैस के, तो प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। देखो आप किसी भी गैस के ऊपर दाब लगाओगे तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा ना, तो बिल्कुल वैसा का वैसा। अब वॉल्यूम कम होने का मतलब है कि कंसंट्रेशन बढ़ गई है, कंसंट्रेशन बढ़ गई है, क्योंकि कंसंट्रेशन क्या होती है, N/V होती है, N/V होती है, तो V और C एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। और यहाँ पर जिस प्रेशर की बात की जा रही है वो कौन सा प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। आपको इतना सा ध्यान रखना है कि बॉयल वॉन्ट नियम के अनुसार पाई जो है वो सी के बराबर होता है, या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, N/V भी लिख सकते हैं मोल के पदों में, मोल बटे आयतन। ठीक है, अब चार्ल्स वॉन्ट नियम क्या बोलता है कि भाई पाई जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब किसी स्थिर सांद्रता पर, सांद्रता को स्थिर कर दिया है, तो किसी विलयन का परासरण दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। तो भैया परासरण जो है वो ताप के समानुपाती हो गया, परम ताप के समानुपाती हो गया, या फिर पाई/T को आप एक स्थिरांक के रूप में भी मान सकते हैं। तो जब आप इसको और इसको मिलाएंगे, है ना, अच्छा, सामान्य विलयन समीकरण में आप दोनों ही समीकरणों को जब आप मिलाएंगे तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C/T होगा कि नहीं, या फिर आप इसको N/V T लिख सकते हैं कि नहीं। अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो इस प्रोपोर्शनल साइन को हटा करके आपको यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, जो कि होगा सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट। ठीक है, सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट, तो आप इस जैसे अपन ने PV इज इक्वल टू nRT लिखा था ना, तो वैसे ही आप जो है इस V को इधर लेके जाएंगे तो पाई V बराबर NST एक समीकरण आपको प्राप्त होगी। यही समीकरण जो है सामान्य विलयन समीकरण कहलाती है। S यहाँ पर एक स्थिरांक की तरह काम करता है, जिसे सॉल्यूशन कांस्टेंट या विलयन स्थिरांक भी कहा जाता है, सार्वत्रिक गैस स्थिरांक के भांति ही। मतलब R जो है वो S के बराबर होता है। ये क्या है आपका गैस कांस्टेंट, और वो क्या है आपका सॉल्यूशन कांस्टेंट। सॉल्यूशन का कांस्टेंट दोनों जो है एक जैसे ही होते हैं, इन दोनों का मान भी 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति मोल प्रति डिग्री परम ताप होता है। यानी कि R बोलो चाहे S बोलो एक ही बात है। तो जिस प्रकार से गैस इक्वेशन होती है PV बराबर nRT, बिल्कुल उसी प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर प्रेशर कौन सा है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, V तो वॉल्यूम है ही सही, N मोलों की संख्या, R और S मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर हैं, और T क्या है यहाँ पर परम ताप है। परम ताप है तो दोनों ही एक जैसे ही होंगे। तो बॉयल ने सिद्ध कर दिया कि जिस प्रकार से गैसीय समीकरण होती है उसी प्रकार से परासरण के ऊपर इसने ये गैसीय समीकरण निकाल दी। अब रिलेशन बताया ऑस्मोटिक प्रेशर और मॉलिक्यूलर वेट के बीच में। अभी अभी आपने एक रिलेशन देखा है, PV बराबर nRT, और N क्या होता है, गिवन मोल अपॉन मोलर मास, है ना, द्रव्यमान जो दिया हुआ है द्रव्यमान वो बटे अणुभार, द्रव्यमान और अणुभार किसका, विलेय का द्रव्यमान और विलेय का अणुभार। जब आप इसको इस तरीके से रख देंगे तो आप m की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, m आप उधर लेके जाएंगे और पाई और v इस तरीके से नीचे लेके आ जाएंगे। तो यहाँ से आप जो है इस समीकरण की सहायता से आप मॉलिक्यूलर वेट और परासरण दाब जो है उसके अंदर रिलेशन निकाल सकते हैं अणुभार में और इसमें। तो दो विलयनों के मिश्रण का जो परासरण दाब होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो प्रकरण 1 आप मानो कि माना एक ही पदार्थ के दो विलयन जिनके परासरण दाब पाई 1 और पाई 2 हैं, जब वो दोनों मिलाए जाते हैं तो आप किस तरीके से परासरण दाब ज्ञात कर सकते हैं। जैसे N1V1 बराबर N2V2 था ना सांद्रता वाले पदों में, बिल्कुल उसी प्रकार से पाई 1 V1 प्लस पाई 2 V2 बराबर पाई टोटल R जो है वो V1 प्लस V2, इस तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं, जहां V1 और V2 जो है दोनों विलयनों के आयतन है और पाई R जो है परिणामी परासरण दाब है जो टोटल आपको निकालना है। और प्रकरण 2 देखो, यदि N1 और N2 दो विलयनों के मोलों की संख्या है तो क्रमशः V1 और V2 आयतन में उपस्थित है। तो फिर आप क्या करोगे, पाई निकालने के लिए पाई 1 प्लस पाई 2 जो है इसको आप N1 I1 RT अपॉन V1 प्लस V2 प्लस N2 I2 RT अपॉन V1 प्लस V2। जब इसको सॉल्व करें, जब आप इस पूरी समीकरण को हल करेंगे तो आपको मिलेगा N1 I1 RT, यहाँ से कॉमन ले लेंगे और N2 I2 अपॉन में लिख देंगे V1 प्लस V2। तो इस प्रकार से जो है आप मोलों की संख्या अगर दी हुई है तो इस प्रकार से आप समीकरण की सहायता से आप निकाल सकते हैं क्या, आपका परिणामी परासरण। अब उपरोक्त संबंध में कौन कौन क्या क्या चीज़ है, तो पाई बराबर तो क्या है आपका परासरण दाब, डी जो है
T ताप पर विलयन का घनत्व, R सार्वत्रिक गैस नियतांक है और M जो है विलेय का अणुभार है, Kb विलायक का मोलर उन्नयन स्थिरांक है, Kf मतलब अभी तक जितने भी चीजें यहाँ पर इस्तेमाल की गई हैं वो सब यहाँ पर आपको बता दी गई हैं। विलयनों की समीकरणों की जो सीमाएं हैं वो भी आपको देखनी पड़ेगी कि भाई वाष्पशील पदार्थों के विलयन तथा सांद्र विलयन वॉन टॉप समीकरण से विचलित होते हैं। यानी कि अगर आपने वॉलेटाइल सॉल्यूट, ये वॉलेटाइल का मतलब होता है वाष्पशील और नॉन वॉलेटाइल का मतलब होता है अवाष्पशील, यदि आपने अवाष्पशील विलेय पदार्थ डाला है तो वॉन टॉप के नियम का पालन होगा, अगर नहीं डाला है तो फिर वो पालन नहीं होगा, यानी कि विचलन प्रदर्शित करेंगे। दूसरा है विद्युत अपघट्यों के विलयन वॉन टॉप समीकरण से विचलन प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि वियोजन के कारण उनके विलयन में कणों की संख्या सामान्य संख्या से अधिक हो जाती है। यार पहले आपने एक लिया था, NaCl का 1 मोल लिया था, अब NaCl टूट गया Na प्लस में और Cl माइनस में, तो बताइए 2 मोल मिले कि नहीं मिले। मतलब इस तरीके से आप इसको समझो कि NaCl का पहले आपने 1 मोल लिया था, तो हमने क्या कहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर या जितनी भी चीजें हैं ये सब क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, अणु संख्या गुणधर्म है। तो अणुओं की संख्या 1 मोल की जितनी ही है यहाँ पर, अगर ये डिसोसिएट हो गया यानी कि वियोजित हो गया तो बताइए 1 मोल Na प्लस और 1 मोल Cl माइनस देगा कि नहीं। तो 1 मोल प्लस 1 मोल तो 2 मोल हो गए ना, तो यानी कि यहाँ पर जो है वियोजन के पश्चात मोलों की संख्या बढ़ गई है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में तो अंतर आएगा ही। तीसरी बात, विलयन में अगर संगुणन हो जाता है तो भी स्थिति वही हो जाती है कि आपका जो प्रेक्षित मान है और जो सामान्य जो संख्या है उसमें अंतर आ जाता है। यानी कि आपने मान लीजिए बेंजीन में एसिटिक एसिड डाल दिया, तो एसिटिक एसिड बेंजीन में जाकर के द्विलक बना लेता है, यानी कि पहले आपने 2 मोल लिए थे, बाद में वो संगुणित होकर के 1 मोल बन जाता है। तो 2, पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी थी 2, अब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी निकलेगी 1, तो बताओ 2 और 1 में अंतर है ना, अंतर होने की वजह से यहाँ पर भी जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या परासरण दाब में अंतर आ जाता है और वॉन टॉप जो है समीकरण है वो लागू नहीं होती है। परासरण से संबंधित कुछ शब्दावली आप देखें, एक होते समपरासरी विलयन, ऐसे विलयन जिनका परासरण दाब समान होता है, या आप बोल सकते हैं कि जिनकी सांद्रता समान होती है उनके परासरण दाब भी समान होते हैं। कोई विलयन है 1 और 2, तो पहले विलयन की सांद्रता C1 है, दूसरे विलयन की सांद्रता C2 है। यदि सांद्रता समान होगी तो कोई किसी में से भी किसी के विलयन पदार्थ विलायक के जो कण हैं वो कहीं भी नहीं जाएंगे और परासरण दाब भी दोनों का समान होगा। तो समान परासरण दाब वाले जो विलयन होते हैं वो समपरासरी कहलाते हैं। दूसरा देखो C1V1, इसको आप N1/V1 इज इक्वल टू N2/V2 भी लिख सकते हो, और N1 की वैल्यू जो होती है W1/M1 होती है और N2 की वैल्यू W2/M2। इस तरीके से यहाँ पर आप इसको समीकरण को निकाल सकते हैं। तो समीकरण 2 केवल उन विलेय पदार्थों के लिए लागू होती है जो विलयनों में संगुणित या वियोजित नहीं होते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक होते हैं हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अति परासरी तथा आद्य परासरी विलयन। मतलब मान लीजिए कि C1 आपके पास एक विलयन है 1 नंबर का और दूसरा विलयन है जिसकी सांद्रता है आपकी C2। सांद्रता जो पहले विलयन की सांद्रता अगर अधिक है और दूसरे विलयन की सांद्रता यदि कम है, तो पहला वाला जो विलयन है उसकी सांद्रता अधिक होने की वजह से इसका जो परासरण दाब होगा वो भी अधिक होगा और इसका परासरण दाब बताइए कम होगा कि नहीं। अब इनके परासरण दाबों में अंतर होने के कारण ही ये अति परासरी और ये आद्य परासरी विलयन कहलाएगा। तो देखो, समान ताप पर 2 विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक रखने पर जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होता है, तो बताइए परासरण दाब इसका अधिक होता है, जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होता है वह अति परासरी विलयन कहलाते हैं, तथा विलयन का परासरण दाब कम होता है उसे जिसका परासरण दाब कम होता है वह आद्य परासरी और ये अति परासरी, अति मतलब अधिकता, अति परासरी विलयन कहलाता है। अब आपको मालूम है कि जो ऑस्मोसिस की जो प्रक्रिया है यानी कि अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, बताइए कहाँ से कहाँ अणु विलायक के अणु जाएंगे, इधर से इधर जाएंगे या इधर से इधर जाएंगे। आद्य परासरी विलयन से अति परासरी विलयन की तरफ जाएंगे अणु विलायक के, या अति परासरी से आद्य परासरी की तरफ जाएंगे। जी हाँ, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि विलयन की सांद्रता किसकी ज्यादा है, इसकी सांद्रता अधिक है, और आप जानते हैं कि कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ जाते हैं। तो आद्य परासरी विलयन से जो है अति परासरी विलयन की ओर विलायक के अणु परस्पर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जाएंगे। तो अति परासरी तथा आद्य परासरी विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक रखने पर विलायक के अणुओं का प्रभाव आद्य परासरी विलयन से अति परासरी विलयन की ओर होता है। ठीक है,
अगली बात करते हैं कि भाई लाल रुधिर कणिकाएं जो है हमारे शरीर में RBCs जो हैं, इनको अगर आप शुद्ध जल में रख देते हो तो क्या होता है, ये रक्त कणिकाएं जो हैं वो फूल जाती हैं और फूल करके फट जाती हैं, है ना। परंतु यदि आप इनको NaCl के 0.1 m से अधिक 0.1 m में अगर रखते हैं तो कणिकाएं सिकुड़ जाती हैं। मतलब क्या होता है, अगर आप जल में रख देंगे तो फट जाएंगी, और NaCl विलयन में रख दिया जिसकी सांद्रता 0.1 m मोलरता से अधिक है तो ये सिकुड़ जाएंगी। इसका मतलब क्या है, जल जो है ये अंदर घुस जाता है रक्त कणिकाओं के, और NaCl में क्या होता है, जो RBC में उपस्थित जल है वो बाहर आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि NaCl का 0.1 m NaCl का जो विलयन है वह समपरासरी है किसके, लाल रक्त कणिकाओं के, है ना। अगर इससे कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा हुई है तो फिर ये फट जाएंगी। तो देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है 0.16 विलियन जो है समपरासरी होते हैं। इसीलिए जब हम लोगों को इंजेक्शन लगाए जाते हैं तो 0.16 मोलरता या 0.16 नॉर्मलता वाले जो विलियन होते हैं उसमें घोल करके ही इंजेक्शन लगाया जाता है। लगती है ना अपने को, ड्रिप वगैरह कभी कभी लग जाती हैं, तो उसकी उस विलियन की जो सांद्रता होती है वो इससे अधिक नहीं होनी चाहिए, वरना रक्त कणिकाएं जो है वो सिकुड़ जाएंगी। अगली बात आप देखेंगे कि वनस्पति कोशिकाओं जैसे किशमिश को शुद्ध जल में रखने पर वे फूल जाती हैं, क्योंकि वनस्पति कोशिकाओं में उपस्थित विलयन का परासरण दाब शुद्ध जल से अधिक होता है। अब शुद्ध जल जो है शुद्ध जल कोशिका झिल्ली को पार करके कोशिका के अंदर पहुंच जाती है तथा कोशिका फूल जाती है। तो वनस्पति कोशिका को NaCl के सांद्र विलयन में रखने पर वनस्पति कोशिका सिकुड़ जाती है। अगर सांद्र विलयन में रख दोगे तो सिकुड़ जाएगी, सूख जाएगी बेचारे अंदर, और क्या हो जाएगा उसमें बाह्य परासरण हो जाएगा, क्योंकि वनस्पति कोशिकाओं में उपस्थित विलयन का परासरण दाब NaCl के परासरण दाब से कम होता है, और वनस्पति कोशिका में उपस्थित जल कोशिका झिल्ली को पार करके NaCl के विलयन में आ जाती है। पौधों को यदि अल्प परासरी विलयन में रख दिया जाए तो कोशिकाएं फूलकर फट जाती हैं, जिसे आप हीमोलिसिस भी कहते हैं। परंतु जब इन्हें अति परासरी विलयन में रखा जाता है तो कोशिकाएं संकुचित हो जाती है, जिसे प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। आपने दोनों ही टर्म्स सुनी होंगी। जब उर्वरक यूरिया वगैरह की अधिकता हो जाती है तो प्लाज्मोलिसिस की क्रिया हो जाती है, पौधे क्या हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, शुष्क हो जाते हैं। तो इसी जो प्रक्रिया है इसको पौधों का कुम्हलाना भी बोलते हैं। तो यूरिया वगैरह क्या करता है, पौधों को सुखा देता है, क्योंकि क्या हो जाता है, एक्सोस्मोसिस होता है बाह्य परासरण की वजह से। ठीक है, व्युत्क्रम परासरण ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। तो व्युत्क्रम परासरण क्या होता है कि आपने व्युत्क्रम परासरण को समझाने के लिए मैं एक एक कंटेनर लेती हूँ, है ना। इस एक कंटेनर में मैंने क्या रख दिया है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी कि अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी है। इस अर्धपारगम्य झिल्ली को लगाने के पश्चात मैंने इस तरफ जो है वो शुद्ध जल ले लिया है, और इधर मैंने जो है समुद्र का लवणीय जल जिसकी सांद्रता अधिक है वो ले लिया है। अब लवणीय जल लेने पर क्या होगा, सीधी सी बात है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होते हुए जो जल के अणु है वो लवणीय जल की तरफ गति करने लगेंगे। परंतु मैं लवणीय जल की तरफ कुछ ऐसा प्रेशर लगा दूं, है ना, ऐसा बाह्य दाब आरोपित कर दूं कि शुद्ध जल के जो अणु हैं वो लवणीय जल में जाने से रुक जाएं, तो वह दाब क्या कहलाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा, परासरण दाब कहलाएगा। जब शुद्ध जल के अणु जो हैं, विलायक के अणु जो हैं वो लवणीय जल यानी कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाने लगे अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, तो वह दाब क्या होगा, परासरण दाब होगा। जब इधर के अणु इधर आना बंद हो जाए, रुक जाए, वह दाब क्या होगा, परासरण दाब होगा। परंतु यदि मैं इस दाब को और बढ़ा दूं, है ना, परासरण दाब से भी मैं इस दाब को थोड़ा और बढ़ा दूं, तो क्या इधर के जो विलायक के अणु हैं वो इधर से इधर की तरफ नहीं आने लगेंगे, क्योंकि अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा तो सिर्फ और सिर्फ विलायक के ही अणु गति कर सकते हैं। तो विलायक के अणु अब क्या होगा, लवणीय जल से आसुत जल या शुद्ध जल की तरफ आने लगेंगे। तो ये आपके व्युत्क्रम, इसका जो नेचर था उससे जस्ट उल्टा काम हुआ है, यानी कि इसे आप क्या कह सकते हैं, इसे आप व्युत्क्रम परासरण बोल सकते हैं। तो व्युत्क्रम परासरण यानी कि व्युत्क्रम का मतलब होता है रिवर्स और परासरण का मतलब होता है ऑस्मोसिस। तो RO
जो है इस टेक्निक की वजह से आप लवणीय जल को शुद्ध जल में परिवर्तित कर सकते हैं। और अरब कंट्रीज जो होती हैं, अरब देश जो होते हैं जहाँ पर कुएं तो पाए जाते हैं परंतु तेल के, वहाँ पर पानी पीने के लिए लोग इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और शुद्ध जल का को प्राप्त करके वो पानी वो पी लेते हैं। तो यदि परासरण दाब से अधिक दाब पर विलयन पर अधिक दबाव लगाया जाए परासरण दाब से भी, तो विलायक के अणु जो है शुद्ध विलायक की ओर यानी कि अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करने लगेंगे। यही क्या कहलाता है बेटा? व्युत्क्रम परासरण कहलाता है। अगली बात करते हैं ऑस्मोलिसिस, परासरणता। इस शब्द का प्रयोग शरीर क्रिया विज्ञानी यानी कि फिजियोलॉजिस्ट द्वारा उन विलयों के परासरण व्यवहार के लिए किया जाता है जो विलयन में विघटित या संगठित होते हैं। तो टोटल मिला के बात है कि ये एक शब्द है जो शरीर क्रिया विज्ञानी फिजियोलॉजिस्टों द्वारा इस्तेमाल की जाती है। इसका मतलब क्या है? परासरणता बराबर मोलरता या विलय के प्रति इकाई सूत्र द्वारा उत्पन्न कणों की संख्या। तो फिजियोलॉजिस्ट ही इसका इस्तेमाल करते हैं। अगली बात है समदाबी विलयन। समदाबी विलयन का मतलब है समदाब, मतलब दाब जो है वो समान रहे, है ना। तो समान ताप पर जिन विलयनों के वाष्प दाब समान होते हैं वे समदाबी विलयन कहलाते हैं। देखो नाम से ही पता लग रहा है समदाब, है ना। अब समदाबी विलयन है तो समदाबी विलयनों को यदि अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक पृथक रख दोगे तो क्या उनके अंदर परासरण होगा? नहीं होगा, यानी कि समदाबी विलयन समपरासरी भी कहलाते हैं। अगली बात देख लो, एक क्वेश्चन भी यहाँ पर दिया हुआ है कि भाई 24 डिग्री सेल्सियस पर एक शर्करा विलयन का परासरण दाब 2.5 वायुमंडल है, यानी कि परासरण दाब दिया हुआ है 2.5 वायुमंडल। विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति मोल लीटर में ज्ञात कीजिए। सांद्रता ज्ञात करनी है। अब 24 डिग्री सेल्सियस को आपको केल्विन में परिवर्तित करना है। एस का मान आप जानते हैं, तो अब आपको यहाँ से रखनी क्या है? इक्वेशन रखनी है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पीवी बराबर एनआरटी रखने के पाई बराबर सीएसटी रख देंगे और सी की वैल्यू आपको निकालनी है तो पाई को इधर ले जा करके इसको इस तरीके से सॉल्व करके आप जो है सांद्रता जो है आराम से निकाल सकते हैं। अब आती है बात अबनॉर्मल मोलर मास यानी कि असामान्य मोलर मास की। असामान्य मोलर मास क्या होते हैं कि भाई जब किसी विलय को विलायक में घोलते हैं तो विलय का विलायक में संगुणन या वियोजन हो जाता है, तो अणुसंख्यक गुण जो है, अणुसंख्यक गुण के द्वारा ज्ञात किया गया जो मोलर द्रव्यमान है वो असामान्य हो जाता है। भाई अणु अगर आपने संगुणन हो गया तो मोलर मास जो है वो अधिक हो जाएगा और वियोजन हो गया तो मोलर मास कम हो जाएगा। तो टोटल मिला के जो मोलर मास है उसमें क्या आ जाएगी? असामान्यता आ जाएगी। अर्थात संगुणन या अर्थात संगुणन पर अणुसंख्यक गुणों में कमी हो जाती है और वियोजन पर अणुसंख्यक गुण बढ़ जाते हैं। देखिए ना, अपने आप ही बात समझ में आ रही है कि यदि 1 का 2 हो गया, है ना, मतलब जैसे 1 मोल NaCl था, 1 मोल NaCl जो था वो Na प्लस के 1 मोल और Cl माइनस के 1 मोल में परिवर्तित हो गया, तो 1 मोल के कितने बन गए? 2 मोल बन गए, है ना। 1 मोल जो आपने विलय लिया था वो अब 2 मोल में परिवर्तित हो गया, तो अणुसंख्या गुण तो बढ़ गए ना। पहले 1 आ रहा था, अब 2 आएंगे। और अगर संगुणन हो गया, ये तो वियोजन की बात थी, अगर संगुणन हो गया कि भाई 1 मोल Na प्लस जो है 1 मोल Cl माइनस के साथ में मिल रहा है, तो बताइए यहाँ कितने मोल थे? 2 मोल थे। ये दोनों मिलकर के अगर संगुणित हो जाते हैं Na और Cl बना लेते हैं, तो बताइए NaCl का 1 मोल बनाना। तो यहाँ पर संगुणन होने की वजह से जो ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, अणुसंख्यक गुण है, वो कम हो गए। पहले 2 के लिए निकल रहे थे, अब 1 के लिए निकल रहे हैं। सामान्य सी बात है। आगे बढ़ते हैं। वांट ऑफ गुणांक क्या कहता है? वांट ऑफ गुणांक कुछ नहीं करता है, ये बोलता है कि भाई अगर एसोसिएशन या डिसोसिएशन यानी कि संगुणन या वियोजन अगर हो भी जाए तो आप क्या करें कि वियोजन या संगुणन के बाद अणुसंख्यक गुणधर्मों का प्रेक्षित मान बटे वियोजन या संगुणन के पूर्व अणुसंख्यक गुणधर्मों का असामान्य मान जो है, सामान्य मान जो है, ऊपर जो है प्रेक्षित मान और नीचे जो है सामान्य मान, यदि आप इसको निकाल लेते हैं, इसका जो रेशो है वो यदि निकाल लेते हैं तो आपको मिलेगा क्या? एक वांटाव गुणक। आई क्या है यहाँ पर? एक वांटाव गुणक है। इस गुणक को अगर आप जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं उसमें आप आगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको जो है असामान्य जो आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो आपके एबनॉर्मल मोलर मास आप उसमें से निकाल सकते हो। तो विद्युत अपघट्यों के लिए प्रेक्षित परासरण दाब का मान जो है समीकरण इससे प्राप्त मान से अधिक होता है। तो वांटॉफ ने इस अनियमितता की व्याख्या आई लगा करके क्या कहा? पाई v इज इक्वल टू NRT होता है। n अगर 1 मोल है तो इसके आगे आप आई लगा दो तो ये प्रेक्षित, और ये अगर आई नहीं लगाया तो ये सामान्य है। तो प्रेक्षित बटे सामान्य को यदि आप भाग दे करके जो रेशो निकालते हैं तो वो किसके बराबर आता है बच्चों? आपके वांटॉफ गुणक के
के बराबर आता है। अब वांट ऑफ गुणक को निम्न प्रकार से भी व्यक्त किया जा सकता है कि वांट ऑफ गुणक बराबर परासरण दाब का प्रेक्षित मान बटे परासरण दाब का सामान्य मान। अगर आप इसको इस तरीके से देखना चाहते हैं तो डेल्टा पी का मतलब क्या है, पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपनी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है ना, आपेक्षिक अवनमन। तो आपेक्षिक अवनमन का प्रेक्षित मान बटे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का सामान्य मान। या फिर देखो आप डेल्टा टी भी आपकी दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में होने वाली अधिकता। तो बताओ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का प्रेक्षित मान बटे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का सामान्य मान, ये भी आपका आई हो सकता है। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है ना, अवनमन किसमें, हिमांक में, अवनमन के प्रेक्षित मान और हिमांक में अवनमन के सामान्य मान को भी यदि आप इस तरीके से एक दूसरे से डिवाइड करते हैं तो भी आपको आई प्राप्त होता है। और अगर आई का अणुभार की बात करें तो सामान्य अणुभार ऊपर और प्रेक्षित अणुभार नीचे आएगा। क्यों, क्योंकि सामान्य अणुभार ऊपर और प्रेक्षित अणुभार नीचे आने का मतलब है क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो सामान्य वाला अणुभार ऊपर आएगा और प्रेक्षित वाला अणुभार जो है वो नीचे ही आएगा। क्योंकि पाई वी इज इक्वल टू एनआरटी, एनआरटी का मतलब क्या है, एन का क्या मतलब होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मोलर मास इधर जाएगा तो बताओ आई ऊपर आएगा कि नहीं आएगा, तो सामान्य वाला ऊपर और प्रेक्षित वाला नीचे। इस वजह से जो है अणुभार में सिर्फ और सिर्फ सामान्य वाला ऊपर, बाकी सब में सामान्य वाले नीचे रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अतः किसी पदार्थ के विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म के प्रेक्षित मान तथा समान सांद्रता वाले विद्युत अनपघट्य के विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म के परिकलित मान जो है उनके अनुपात को ही क्या कहा जाता है, वांट ऑफ गुणक कहा जाता है। अर्थात वांट ऑफ गुणक किसी पदार्थ के अणुसंख्यक गुणधर्मों के प्रेक्षित तथा परिकलित या अपेक्षित मानों का अनुपात ही होता है। सामान्य विद्युत अपघट्यों के लिए I बराबर 1 होता है, मतलब अगर वियोजन नहीं हो रहा है या संगुणन नहीं हो रहा है तो जो प्रेक्षित मान है वो और जो सामान्य मान है वो बराबर आएंगे तो आई का मान जो है वो आपको 1 प्राप्त होगा। परंतु यदि संगुणन हो गया तो बताइए आई का मान आपको कम प्राप्त होगा ना। संगुणन होगा तो जो सामान्य मान है वो अधिक पाए जाएंगे, असामान्य मान जो है वो कम पाए जाएंगे, तो आई का मान जो है वो 1 से कम प्राप्त होगा। परंतु यदि वियोजन हो गया, वियोजन होने पर आई का जो मान है वो 1 से अधिक पाया जाता है। विद्युत अपघट्यों के विलयन के लिए अणुसंख्यक गुणधर्मों की अगर बात करें तो हर एक में आप आई का मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे कि आपको क्या मिल जाएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स जो है या जो विद्युत अपघट्य हैं उनका क्या होता रहता है, संगुणन भी होता रहता है और वियोजन भी होता रहता है। तो आप विद्युत अपघट्यों के लिए जब भी चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो आप उनके सूत्र में केवल आई को मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो डेल्टा टी एफ बराबर आई इंटू के एफ इंटू एम, डेल्टा टी बी बराबर आई इंटू के बी इंटू एम, ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर यानी कि डेल्टा पी अपॉन पी नॉट बराबर आई इंटू W1 M2 अपॉन M1 W2 और पाई वी इज इक्वल टू आई एन आर टी या फिर पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी। असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्मों की वांट ऑफ गुणक के आधार पर व्याख्या क्या क्या हुई है कि भाई विलय में वियोजन प्रकृति का होना चाहिए, यानी कि डिसोसिएशन टेंडेंसी जो है वो सॉल्यूट की किस प्रकार से होनी चाहिए। यानी कि असामान्य मोलर द्रव्यमान को वांट ऑफ गुणक से गुणा करने पर सामान्य मोलर द्रव्यमान प्राप्त होता है। तो असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्मों की व्याख्या के लिए निम्न विचार प्रस्तुत किए गए थे। पहला ही विचार क्या था, विलय में वियोजन प्रकृति का होना चाहिए, यानी कि विलयन में वियोजित होने की प्रवृत्ति रखने वाले विलय जो हैं इनके विलयनों के अणुसंख्यक गुण जैसे परासरण दाब, वाष्प दाब का अवनमन, क्वथनांक में उन्नमन, हिमांक का अवनमन का जो प्रेक्षित मान है उसके सूत्र द्वारा परिकलित आपेक्षिक मान से बहुत अधिक पाया जाता है। क्योंकि विद्युत अपघट्य का क्या हो जाता है, वियोजन हो जाता है बेटा। तो वियोजन के फलस्वरूप कणों की जो संख्या है वह सामान्य संख्या से अधिक हो जाती है। तो विद्युत अपघट्यों के विलयन के अणुसंख्यक गुण के प्रेक्षित मान और असामान्य आने के कारण उनके निर्धारित विद्युत अपघट्यों के प्रेक्षित अणुभार भी असामान्य आते हैं। अतः प्रेक्षित या प्रायोगिक रूप से निर्धारित अणुसंख्यक गुणधर्म जो है वो अधिक आते हैं सूत्र द्वारा निर्गत अपेक्षिक अणुसंख्यक गुणधर्म के। तो अणुसंख्यक गुणधर्म इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी अणुभार, इसीलिए अणुभार जो है उल्टी वाली जो डेफिनेशन थी इसकी वो आती है। अब अगर आप प्रेक्षित या प्रायोगिक रूप से इसका निर्धारण करते हैं या निर्धारित जो अणुभार है वो वास्तविक अणुभार से कम आते हैं। क्यों, क्योंकि देखो जब आप किसी
विद्युत अपघट्य को लेते हैं। मान लीजिए विद्युत अपघट्य आपका AX/BY जो कि अपघटित होकर के X A के Y प्लस तथा BX माइनस के Y मोल देता है। तो भाई वियोजन से पूर्व इसके 1 मोल थे, इसके कोई मोल नहीं थे। वियोजन के पश्चात इसमें से अल्फा मोल वियोजित हो गए, जिससे इसके XA और इसके Y अल्फा जो मोल हैं वो बने हैं। तो माना वियोजन की मात्रा अल्फा है, ये A नहीं है बेटा, अल्फा है, ठीक है। 1 माइनस अल्फा X अल्फा Y अल्फा, अल्फा क्या है यहाँ पर, वियोजित हुए मोल्स। अब माना वियोजन की जो मात्रा है वो अल्फा है, तो प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे वियोजन के बाद विलयनों की संख्या के। तो कुल जो मोल है वियोजन के पश्चात वो इतने होंगे। तो इस सूत्र द्वारा परिकलित अणुसंख्यक गुणधर्म जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे वियोजन से पूर्व विलयन के कणों की संख्या के, है ना। और वियोजन से पूर्व जो विलयनों के कणों की संख्या थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी 1 के। तो आप यहाँ से 1/2 गुणांक निकाल सकते हैं प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म बटे परिकलित अणुसंख्यक गुणधर्म की। तो प्रेक्षित की क्या था, प्रेक्षित तो क्या था 1, और परिकलित आपने किया तो ये था। तो आप चूंकि अणुसंख्यक गुणधर्म इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अणुभार, तो 1/2 गुणक की सहायता से विद्युत अपघट्य का वास्तविक अणुभार बटे प्रेक्षित अणुभार जो कि कितना आया, इतना आया, ठीक है। तो विद्युत अपघट्यों के लिए 1/2 गुणक का मान सदैव 1 से अधिक ही प्राप्त होता है। कब, जब वियोजन होता है, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन 1/2 फैक्टर एंड डिसोसिएशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब 1/2 गुणक एवं वियोजन की मात्रा में यदि आप संबंध निकालना चाहते हैं तो I को इसके बराबर रख देंगे। जब I को इसके बराबर रख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो इस एक को आप इधर लेके जाएंगे तो I-1 हो जाएगा, और यहाँ पर अल्फा को यदि आप कॉमन लेते हैं तो x + y-1 यहाँ पर बच जाएगा। तो x + y-1 यहाँ पर बच जाएगा। तो यहाँ से अल्फा की जब वैल्यू आप निकालने की कोशिश करेंगे तो I-1 अपॉन x + y-1 बचेगा, और x + y जो है वो मोल से है तो I-1 अपॉन n-1, ये एक रिलेशन यहाँ से आपको निकल के आएगा। क्या, अल्फा बराबर I-1 बटे n-1। यहाँ पर ये जो है ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और 1/2 फैक्टर में संबंध है, ठीक है। एसोसिएशन टेंडेंसी ऑफ सॉल्यूट, अगर एसोसिएट हो जाते हैं, एसोसिएट होने का मतलब है पहले ज्यादा थे अभी कम हो जाएंगे। अब पहले ज्यादा थे कम बाद में कम हो गए, तो भाई सामान्य वाला ज्यादा था और असामान्य वाला कम था, तो सीधी सी बात है कि अणुसंख्यक गुणधर्म इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं अणुभार के। तो सीधी सी बात है कि प्रेक्षित अणुभार जो है वो अधिक और वास्तविक अणुभार कम प्राप्त होगा। तो प्रेक्षित गुणधर्म जो है, प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म जो है वो कम प्राप्त होंगे और अपेक्षित जो अणुसंख्यक गुणधर्म है वो अधिक प्राप्त होंगे। तो अगर आपने Na मोल मतलब A के n मोल ले लिए तो बाद में ये संगुणित होकर के A का डाइमर या ट्राइमर या जो भी संगुणन के बाद में द्विलक त्रिलक जो भी बनेगा वो इस तरीके से बन जाएगा। तो पहले इसके संगुणन के पूर्व इसके 1 मोल थे, इसके 0 मोल थे। संगुणन के बाद में इसमें से अल्फा मोल जो है वो कम हो गए, तो इसके अल्फा बटे n मोल, क्योंकि n मोल बने ना, अगर डाइमर बनेगा तो 1/2, ट्राइमर बनेगा तो 1/3। इस तरीके से आप अल्फा बटे n यानी कि अल्फा बटे n इस तरीके से आप रख सकते हैं। आप इस तरीके से रखेंगे तो कुल मोल जो है आपको ऐसे प्राप्त होंगे। कुल मोल जो है वो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन n प्राप्त होंगे। अब ये जब आपको प्राप्त होंगे तो सूत्र द्वारा परिकलित या अपेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं संगुणन के पूर्व कणों की संख्या के, और जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, अल्फा 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 के। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को यदि आप भाग देते हैं तो प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म परिकलित अणुसंख्यक गुणधर्म को जब आप एक दूसरे से भाग देते हैं तो आप क्या प्राप्त होता है, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन n, और I जो है वो क्या है, विलय का वास्तविक अणुभार बटे विलय का प्रेक्षित अणुभार। तो I को जब आप इसके बराबर करते हैं तो यहाँ से आपको I की वैल्यू जो है पहले से 1 से हमेशा कम ही प्राप्त होगी, क्योंकि विलयन में जब संगुणन होता है तो पदार्थों के लिए 1/2 गुणक का मान जो है वो सदैव कम प्राप्त हो जाता है। इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है कि भाई KCl जल में पूर्ण वियोजित हो जाता है। 1 किलोग्राम जल में कितने ग्राम KCl घोला जाए कि हिमांक -8 डिग्री सेल्सियस हो जाए। जल के लिए KF का मान यहाँ पर दिया हुआ है। तो KF पूर्णतया वियोजित हो जाता है। तो पहले इसके 1 मोल थे, K प्लस के 0 मोल, Cl माइनस के 0 मोल लिए थे। वियोजन के पश्चात जो मोलों की संख्या थी इसमें से अल्फा मोल कम हो गए, तो इसके भी अल्फा मोल और इसके भी अल्फा मोल बन गए। अब चूंकि KCl जो है पूर्ण वियोजित हो गया, इसलिए उसके लिए अल्फा का मान 1 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर कुल मोलों की संख्या जो है वो 1 प्लस अल्फा बराबर 1 + 1 बराबर
2 इस तरीके से आएगी, क्योंकि अल्फा का भी मान जो है वो 1 है, तो 1 + 1 = 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब आई का जो मान है वो 2 होता है। KF का मान दे रखा है, TF निकालना है, तो भाई हिमांक जो है जल का वो कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ से 0 में से इसको माइनस कर देंगे, -8 को, तो प्लस का 8 आएगा। डेल्टा TF = I × KF × M। इस सूत्र की सहायता से आप यहाँ से M प्राप्त कर सकते हैं, जो कि कितना आएगा, 2.15। अब 2.15 क्या आया है, मोललता आई है। मोललता से जो है आप इस फॉर्मूला का, मोललता के फॉर्मूले को रख करके आप इसका ग्राम में बाहर निकाल सकते हैं। आवश्यक द्रव्यमान यहाँ से प्राप्त किया जा सकता है। तो इसी प्रकार से आपका ये जो चैप्टर है ये खत्म होता है। संपूर्ण जानकारी के साथ मैं श्रुति मालवी आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ। नमस्ते। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक होते हैं हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अति पराशरी तथा आद्य पराशरी विलयन। मतलब मान लीजिए कि C1 आपके पास एक विलयन है 1 नंबर का, और दूसरा विलयन है जिसकी सांद्रता है आपकी C2। सांद्रता जो पहले विलयन की सांद्रता अगर अधिक है और दूसरे विलयन की सांद्रता यदि कम है, तो पहला वाला जो विलयन है उसकी सांद्रता अधिक होने की वजह से इसका जो परासरण दाब होगा वो भी अधिक होगा, और इसका परासरण दाब बताइए कम होगा कि नहीं। अब इनके परासरण दाबों में अंतर होने के कारण ही ये अति पराशरी और ये आद्य पराशरी विलयन कहलाएगा। तो देखो, समान ताप पर 2 विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक रखने पर जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होता है, तो बताइए परासरण दाब इसका अधिक होता है। जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होता है वह अति पराशरी विलयन कहलाते हैं, तथा विलयन का परासरण दाब कम होता है उसे, जिसका परासरण दाब कम होता है वह आद्य पराशरी, और ये अति पराशरी, अति मतलब अधिकता, अति पराशरी विलयन कहलाता है। अब आपको मालूम है कि जो ऑस्मोसिस की जो प्रक्रिया है, यानी कि अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, बताइए कहाँ से कहाँ अणु, विलायक के अणु जाएंगे, इधर से इधर जाएंगे या इधर से इधर जाएंगे। आद्य पराशरी विलयन से अति पराशरी विलयन की तरफ जाएंगे अणु विलायक के, या अति पराशरी से आद्य पराशरी की तरफ जाएंगे। जी हाँ, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि विलयन की सांद्रता किसकी ज़्यादा है, इसकी सांद्रता अधिक है, और आप जानते हैं कि कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ जाते हैं। तो आद्य पराशरी विलयन से जो है अति पराशरी विलयन की ओर विलायक के अणु परस्पर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जाएंगे। तो अति पराशरी तथा आद्य पराशरी विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक रखने पर विलायक के अणुओं का प्रभाव आद्य पराशरी विलयन से अति पराशरी विलयन की ओर होता है। ठीक है, अगली बात करते हैं कि भाई लाल रुधिर कणिकाएं जो है हमारे शरीर में, RBCs जो हैं, इनको अगर आप शुद्ध जल में रख देते हो तो क्या होता है, ये रक्त कणिकाएं जो हैं वो फूल जाती हैं और फूल करके फट जाती हैं, है ना। परंतु यदि आप इनको NaCl के 0.1 m से अधिक 0.1 m में अगर रखते हैं तो कणिकाएं सुकड़ जाती हैं। मतलब क्या होता है, अगर आप जल में रख देंगे तो फट जाएंगी, और NaCl विलयन में रख दिया जिसकी सांद्रता 0.1 m मोलरता से अधिक है तो ये सिकुड़ जाएंगी। इसका मतलब क्या है, जल जो है ये अंदर घुस जाता है रक्त कणिकाओं के, और NaCl में क्या होता है, जो RBC में उपस्थित जल है वो बाहर आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि NaCl का 0.1 m NaCl का जो विलयन है वह समपराशरी है किसके, लाल रक्त कणिकाओं के, है ना। अगर इससे कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा हुई है तो फिर ये फट जाएंगी। तो देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है 0.16 विलयन जो है समपराशरी होते हैं। इसीलिए जब हम लोगों को इंजेक्शन लगाए जाते हैं तो 0.16 मोलरता या 0.16 नॉर्मलता वाले जो विलयन होते हैं उसमें घोल करके ही इंजेक्शन लगाया जाता है। लगती है ना अपने को, ड्रिप वगैरह कभी कभी लग जाती है, तो उसके उस विलयन की जो सांद्रता होती है वो इससे अधिक नहीं होनी चाहिए, वरना रक्त कणिकाएं जो है वो सिकुड़ जाएंगी। अगली बात आप देखेंगे कि वनस्पति कोशिकाओं जैसे किशमिश को शुद्ध जल में रखने पर वे फूल जाती हैं, क्योंकि वनस्पति कोशिकाओं में उपस्थित विलयन का परासरण दाब शुद्ध जल से अधिक होता है। अब शुद्ध जल जो है शुद्ध जल कोशिका झिल्ली को पार करके कोशिका के अंदर पहुंच जाती है तथा कोशिका फूल जाती है। तो वनस्पति कोशिका को NaCl के सांद्र विलयन में रखने पर वनस्पति कोशिका सुकड़ जाती है। अगर सांद्र विलयन में रख दोगे तो सुकड़ जाएगी, सूख जाएगी बेचारे अंदर, और क्या हो जाएगा उसमें बाह्य परासरण हो जाएगा, क्योंकि वनस्पति कोशिकाओं में उपस्थित विलयन का परासरण दाब NaCl के परासरण दाब से कम होता है, और वनस्पति कोशिका में उपस्थित जल कोशिका झिल्ली को पार करके NaCl के विलयन में आ जाती है। पौधों को यदि अल्प पराशरी
परासरी विलयन में रख दिया जाए तो कोशिकाएं फूलकर फट जाती हैं, जिसे आप हीमोलिसिस भी कहते हैं। परंतु जब इन्हें अति परासरी विलयन में रखा जाता है तो कोशिकाएं संकुचित हो जाती है, जिसे प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। आपने दोनों ही टर्म्स सुनी होंगी। जब उर्वरक यूरिया वगैरह की अधिकता हो जाती है तो प्लाज्मोलिसिस की क्रिया हो जाती है, पौधे क्या हो जाते हैं, सुकड़ जाते हैं, शुष्क हो जाते हैं। तो इसी जो प्रक्रिया है इसको पौधों का कुम्हलाना भी बोलते हैं। तो यूरिया वगैरह क्या करता है, पौधों को सुखा देता है, क्योंकि क्या हो जाता है, एक्सोस्मोसिस होता है बाह्य परासरण की वजह से। ठीक है, व्युत्क्रम परासरण ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। तो व्युत्क्रम परासरण क्या होता है कि आपने व्युत्क्रम परासरण को समझाने के लिए मैं एक ऐसे एक कंटेनर लेती हूँ, है ना। इस एक कंटेनर में मैंने क्या रख दिया है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी कि अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी है। इस अर्धपारगम्य झिल्ली को लगाने के पश्चात मैंने इस तरफ जो है वो शुद्ध जल ले लिया है और इधर मैंने जो है समुद्र का लवणीय जल जिसकी सांद्रता अधिक है वो ले लिया है। अब लवणीय जल लेने पर क्या होगा, सीधी सी बात है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होते हुए जो जल के अणु है वो लवणीय जल की तरफ गति करने लगेंगे। परंतु मैं लवणीय जल की तरफ कुछ ऐसा प्रेशर लगा दूं, है ना, ऐसा बाह्य दाब आरोपित कर दूं, ऐसा बाह्य दाब आरोपित कर दूं कि शुद्ध जल के जो अणु हैं वो लवणीय जल में जाने से रुक जाएं, तो वह दाब क्या कहलाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा, परासरण दाब कहलाएगा। जब शुद्ध जल के अणु जो हैं, विलायक के अणु जो हैं वो लवणीय जल यानी कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाने लगे अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, तो वह दाब क्या होगा, परासरण दाब होगा। जब इधर के अणु इधर आना बंद हो जाए, रुक जाए, वह दाब क्या होगा, परासरण दाब होगा। परंतु यदि मैं इस दाब को और बढ़ा दूं, है ना, परासरण दाब से भी मैं इस दाब को थोड़ा और बढ़ा दूं, तो क्या इधर के जो विलायक के अणु हैं वो इधर से इधर की तरफ नहीं आने लगेंगे, क्योंकि अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा तो सिर्फ और सिर्फ विलायक के ही अणु गति कर सकते हैं। तो विलायक के अणु अब क्या होगा, लवणीय जल से आसुत जल या शुद्ध जल की तरफ आने लगेंगे। तो ये आपके व्युत्क्रम, इसका जो नेचर था उससे जस्ट उल्टा काम हुआ है, यानी कि इसे आप क्या कह सकते हैं, इसे आप व्युत्क्रम परासरण बोल सकते हैं। तो व्युत्क्रम परासरण यानी कि व्युत्क्रम का मतलब होता है रिवर्स और परासरण का मतलब होता है ऑस्मोसिस। तो RO जो है इस टेक्निक की वजह से आप लवणीय जल को शुद्ध जल में परिवर्तित कर सकते हैं। और अरब कंट्रीज जो होती हैं, अरब देश जो होते हैं जहाँ पर कुएं तो पाए जाते हैं परंतु तेल के, वहाँ पर पानी पीने के लिए लोग इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और शुद्ध जल का को प्राप्त करके वो पानी वो पी लेते हैं। तो यदि परासरण दाब से अधिक दाब पर विलयन पर अधिक दबाव लगाया जाए परासरण दाब से भी, तो विलायक के अणु जो हैं शुद्ध विलायक की ओर यानी कि अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करने लगेंगे। यही क्या कहलाता है बेटा, व्युत्क्रम परासरण कहलाता है। अगली बात करते हैं ऑस्मोलिसिस, परासरणता। इस शब्द का प्रयोग शरीर क्रिया विज्ञानी यानी कि फिजियोलॉजिस्ट द्वारा उन विलयों के परासरण व्यवहार के लिए किया जाता है जो विलयन में विघटित या संगठित होते हैं। तो टोटल मिला के बात है कि ये एक शब्द है जो शरीर क्रिया विज्ञानी फिजियोलॉजिस्टों द्वारा इस्तेमाल की जाती है। इसका मतलब क्या है, परासरणता बराबर मोलरता या विलय के प्रति इकाई सूत्र द्वारा उत्पन्न कणों की संख्या। तो फिजियोलॉजिस्ट ही इसका इस्तेमाल करते हैं। अगली बात है समदाबी विलयन। समदाबी विलयन का मतलब है समदाब, मतलब दाब जो है वो समान रहे, है ना। तो समान ताप पर जिन विलयनों के वाष्प दाब समान होते हैं वे समदाबी विलयन कहलाते हैं। देखो नाम से ही पता लग रहा है, समदाब, है ना। अब समदाबी विलयन है तो समदाबी विलयनों को यदि अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा आप पृथक पृथक रख दोगे तो क्या उनके अंदर परासरण होगा, नहीं होगा, यानी कि समदाबी विलयन समपरासरी भी कहलाते हैं। अगली बात देख लो, एक क्वेश्चन भी यहाँ पर दिया हुआ है कि भाई 24 डिग्री सेल्सियस पर एक शर्करा विलयन का परासरण दाब 2.5 वायुमंडल है, यानी कि परासरण दाब दिया हुआ है 2.5 वायुमंडल। विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति मोल लीटर में ज्ञात कीजिए। सांद्रता ज्ञात करनी है, आप 24 डिग्री सेल्सियस को आपको केल्विन में परिवर्तित करना है। एस का मान आप जानते हैं, तो अब आपको यहाँ से रखनी क्या है, इक्वेशन रखनी है, PV = nRT, PV बराबर nRT रखने है, पाई बराबर CST रख देंगे और C की वैल्यू आपको निकालनी है, तो पाई को इधर ले जा करके इसको इस तरीके से सॉल्व करके आप जो है सांद्रता जो है आराम से निकाल सकते हैं।
अब आती है बात अबनॉर्मल मोलर मास यानी कि असामान्य मोलर मास की। असामान्य मोलर मास क्या होते हैं कि भाई जब किसी विलेय को विलायक में घोलते हैं तो विलेय का विलायक में संगुणन या वियोजन हो जाता है, तो अणुसंख्यक गुण जो है, अणुसंख्यक गुण के द्वारा ज्ञात किया गया जो मोलर द्रव्यमान है वो असामान्य हो जाता है। भाई अगर आपने संगुणन हो गया तो मोलर मास जो है वो अधिक हो जाएगा, और वियोजन हो गया तो मोलर मास कम हो जाएगा। तो टोटल मिला के जो मोलर मास है उसमें क्या आ जाएगी, असामान्यता आ जाएगी। अर्थात संगुणन या अर्थात संगुणन पर अणुसंख्यक गुणों में कमी हो जाती है और वियोजन पर अणुसंख्यक गुण बढ़ जाते हैं। देखिए ना, अपने आप ही बात समझ में आ रही है कि यदि 1 का 2 हो गया है ना, मतलब जैसे 1 मोल NaCl था, 1 मोल NaCl जो था वो Na प्लस के 1 मोल और Cl माइनस के 1 मोल में परिवर्तित हो गया, तो 1 मोल के कितने बन गए, 2 मोल बन गए, है ना। 1 मोल जो आपने विलेय लिया था वो अब 2 मोल में परिवर्तित हो गया, तो अणुसंख्यक गुण तो बढ़ गए ना, पहले 1 आ रहा था अब 2 आएंगे। और अगर संगुणन हो गया, ये तो वियोजन की बात थी, अगर संगुणन हो गया कि भाई 1 मोल Na प्लस जो है 1 मोल Cl माइनस के साथ में मिल रहा है, तो बताइए यहाँ कितने मोल थे, 2 मोल थे। ये दोनों मिलकर के अगर संगुणित हो जाते हैं, Na और Cl बना लेते हैं, तो बताइए NaCl का 1 मोल बना ना। तो यहाँ पर संगुणन होने की वजह से जो ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, अणुसंख्यक गुण है वो कम हो गए। पहले 2 के लिए निकल रहे थे, अब 1 के लिए निकल रहे हैं, सामान्य सी बात है। आगे बढ़ते हैं। वांट ऑफ गुणांक क्या कहता है, वांट ऑफ गुणांक कुछ नहीं करता है, ये बोलता है कि भाई अगर एसोसिएशन या डिसोसिएशन यानी कि संगुणन या वियोजन अगर हो भी जाए तो आप क्या करें कि वियोजन या संगुणन के बाद अणुसंख्यक गुणधर्मों का प्रेक्षित मान बटे वियोजन या संगुणन के पूर्व अणुसंख्यक गुणधर्मों का असामान्य मान जो है, सामान्य मान जो है, ऊपर जो है प्रेक्षित मान और नीचे जो है सामान्य मान, यदि आप इसको निकाल लेते हैं, इसका जो रेशो है वो यदि निकाल लेते हैं तो आपको मिलेगा क्या, एक वांटाव गुणक। आई क्या है यहाँ पर, एक वांटाव गुणक है। इस गुणक को अगर आप जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं उसमें आप आगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको जो है असामान्य जो आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो आपके एबनॉर्मल मोलर मास आप उसमें से निकाल सकते हो। तो विद्युत अपघट्यों के लिए प्रेक्षित परासरण दाब का मान जो है समीकरण इससे प्राप्त मान से अधिक होता है। तो वांटॉफ ने इस अनियमितता की व्याख्या आई लगा कर की, क्या कहा, पाई V = nRT होता है। n अगर 1 मोल है तो इसके आगे आप आई लगा दो तो ये प्रेक्षित, और ये अगर आई नहीं लगाया तो ये सामान्य है। तो प्रेक्षित बटे सामान्य को यदि आप भाग देकर के जो रेशो निकालते हैं तो वो किसके बराबर आता है बच्चों, आपके वांटॉफ गुणक के बराबर आता है। अब वांटॉफ गुणक को निम्न प्रकार से भी व्यक्त किया जा सकता है कि वांटॉफ गुणक बराबर परासरण दाब का प्रेक्षित मान बटे परासरण दाब का सामान्य मान। अगर आप इसको इस तरीके से देखना चाहते हैं तो डेल्टा पी का मतलब क्या है, पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपनी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है ना, आपेक्षिक अवनमन। तो आपेक्षिक अवनमन का प्रेक्षित मान बटे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का सामान्य मान। या फिर देखो आप डेल्टा टी भी आपकी दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में होने वाली अधिकता। तो बताओ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का प्रेक्षित मान बटे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का सामान्य मान, ये भी आपका आई हो सकता है। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है ना, अवनमन किसमें, हिमांक में, अवनमन के प्रेक्षित मान और हिमांक में अवनमन के सामान्य मान को भी यदि आप इस तरीके से एक दूसरे से डिवाइड करते हैं तो भी आपको आई प्राप्त होता है। और अगर आई का अणुभार की बात करें तो सामान्य अणुभार ऊपर और प्रेक्षित अणुभार नीचे आएगा। क्योंकि सामान्य अणुभार ऊपर और प्रेक्षित अणुभार नीचे आने का मतलब है क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो सामान्य वाला अणुभार ऊपर आएगा और प्रेक्षित वाला अणुभार जो है वो नीचे ही आएगा। क्योंकि पाई V = nRT का मतलब क्या है, n का क्या मतलब होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मोलर मास इधर जाएगा तो बताओ आई ऊपर आएगा कि नहीं आएगा, तो सामान्य वाला ऊपर और प्रेक्षित वाला नीचे। इस वजह से जो है अणुभार में सिर्फ और सिर्फ सामान्य वाला ऊपर, बाकी सब में सामान्य वाले नीचे रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अतः किसी पदार्थ के विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म के प्रेक्षित मान तथा समान सांद्रता वाले विद्युत अनपघट्य के विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म के परिकलित मान जो है उनके अनुपात को ही क्या कहा जाता है, वांटॉफ गुणक कहा जाता है। अर्थात वांटॉफ गुणक किसी पदार्थ के अणुसंख्यक गुणधर्मों के प्रेक्षित तथा परिकलित या अपेक्षित मानों का अनुपात ही होता है। सामान्य विद्युत अपघट्यों के लिए I = 1 होता है। मतलब अगर वियोजन नहीं हो रहा है या संगुणन नहीं हो रहा है तो
जो प्रेक्षित मान है वो और जो सामान्य मान है वो बराबर आएंगे तो आई का मान जो है वो आपको 1 प्राप्त होगा। परंतु यदि संगुणन हो गया तो बताइए आई का मान आपको कम प्राप्त होगा ना। संगुणन होगा तो जो सामान्य मान है वो अधिक पाए जाएंगे, असामान्य मान जो है वो कम पाए जाएंगे, तो आई का मान जो है वो 1 से कम प्राप्त होगा। परंतु यदि वियोजन हो गया, वियोजन होने पर आई का जो मान है वो 1 से अधिक पाया जाता है। विद्युत अपकोटियों के विलयनों के लिए अणुसंख्यक गुणधर्मों की अगर बात करें तो हर एक में आप आई का मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे कि आपको क्या मिल जाएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स जो है या जो विद्युत अपघट्य हैं उनका क्या होता रहता है, संगुणन भी होता रहता है और वियोजन भी होता रहता है। तो आप विद्युत अपघट्यों के लिए जब भी चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो आप उनके सूत्र में केवल आई को मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो डेल्टा टी एफ बराबर आई इंटू के एफ इंटू एम, डेल्टा टी बी बराबर आई इंटू के बी इंटू एम, ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर यानी कि डेल्टा पी अपॉन पी नॉट बराबर आई इंटू W1 M2 अपॉन M1 W2 और पाई वी इज इक्वल टू आई एन आर टी या फिर पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी। असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्मों की वन ऑफ गुणक के आधार पर व्याख्या क्या क्या हुई है कि भाई विलय में वियोजन प्रकृति का होना चाहिए, यानी कि डिसोसिएशन टेंडेंसी जो है वो सॉल्यूट की किस प्रकार से होनी चाहिए, यानी कि असामान्य मोलर द्रव्यमान को वन ऑफ गुणक से गुणा करने पर सामान्य मोलर द्रव्यमान प्राप्त होता है। तो असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्मों की व्याख्या के लिए निम्न विचार प्रस्तुत किए गए थे। पहला ही विचार क्या था, विलय में वियोजन प्रकृति का होना चाहिए, यानी कि विलयन में वियोजित होने की प्रवृत्ति रखने वाले विलय जो हैं इनके विलयनों के अणुसंख्यक गुण जैसे परासरण दाब, वाष्प दाब का अवनमन, क्वथनांक में उन्नमन, हिमांक का अवनमन का जो प्रेक्षित मान है उसके सूत्र द्वारा परिकलित आपेक्षिक मान से बहुत अधिक पाया जाता है। क्योंकि विद्युत अपघट्य का क्या हो जाता है, वियोजन हो जाता है बेटा। तो वियोजन के फलस्वरूप कणों की जो संख्या है वह सामान्य संख्या से अधिक हो जाती है। तो विद्युत अपघट्यों के विलयन के अणुसंख्यक गुण के प्रेक्षित मान और असामान्य आने के कारण उनके निर्धारित विद्युत अपघट्यों के प्रेक्षित अणुभार भी असामान्य आते हैं। अतः प्रेक्षित या प्रायोगिक रूप से निर्धारित अणुसंख्यक गुणधर्म जो है वो अधिक आते हैं सूत्र द्वारा निर्गत अपेक्षिक अणुसंख्यक गुणधर्म के। तो अणुसंख्यक गुणधर्म इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी अणुभार, इसीलिए अणुभार जो है उल्टी वाली जो डेफिनेशन थी इसकी वो आती है। अब अगर आप प्रेक्षित या प्रायोगिक रूप से इसका निर्धारण करते हैं या निर्धारित जो अणुभार है वो वास्तविक अणुभार से कम आते हैं। क्यों? क्योंकि देखो जब आप किसी विद्युत अपघट्य को लेते हैं, मान लीजिए विद्युत अपघट्य आपका AX BY जो कि अपघटित होकर के X A के Y प्लस तथा BX माइनस के Y मोल देता है। तो भाई वियोजन से पूर्व इसके 1 मोल थे, इसके कोई मोल नहीं थे। वियोजन के पश्चात इसमें से अल्फा मोल वियोजित हो गए जिससे इसके XA और इसके Y अल्फा जो मोल हैं वो बने हैं। तो माना वियोजन की मात्रा अल्फा है, ये A नहीं है बेटा, अल्फा है, ठीक है। 1 माइनस अल्फा X अल्फा Y अल्फा, अल्फा क्या है यहाँ पर, वियोजित हुए मोल्स। अब मानव वियोजन की जो मात्रा है वो अल्फा है, तो प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे वियोजन के बाद विलयनों की संख्या के। तो कुल जो मोल हैं वियोजन के पश्चात वो इतने होंगे। तो इस सूत्र द्वारा परिकलित अणुसंख्यक गुणधर्म जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे वियोजन से पूर्व विलयन के कणों की संख्या के, है ना। और वियोजन से पूर्व जो विलयनों के कणों की संख्या थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी 1 के। तो आप यहाँ से वन ऑफ गुणांक निकाल सकते हैं प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म बटे परिकलित अणुसंख्यक गुणधर्म की। तो प्रेक्षित की क्या था, प्रेक्षित तो क्या था 1 और परिकलित आपने किया तो ये था। तो आप चूंकि अणुसंख्यक गुणधर्म इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अणुभार, तो वन ऑफ गुणक की सहायता से विद्युत अपघट्य का वास्तविक अणुभार बटे प्रेक्षित अणुभार जो कि कितना आया, इतना आया, ठीक है। तो विद्युत अपघट्यों के लिए वन ऑफ गुणक का मान सदैव 1 से अधिक ही प्राप्त होता है। कब? जब वियोजन होता है, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन वन ऑफ फैक्टर एंड डिसोसिएशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब वन ऑफ गुणक एवं वियोजन की मात्रा में यदि आप संबंध निकालना चाहते हैं तो आई को इसके बराबर रख देंगे। जब आई को इसके बराबर रख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे
तो इस एक को आप इधर लेके जाएंगे तो i-1 हो जाएगा, और यहाँ पर अल्फा को यदि आप कॉमन लेते हैं तो x प्लस वाई माइनस 1 यहाँ पर बच जाएगा। तो x प्लस वाई माइनस 1 यहाँ पर बच जाएगा, तो यहाँ से अल्फा की जब वैल्यू आप निकालने की कोशिश करेंगे तो i-1 अपॉन x प्लस वाई माइनस 1 बचेगा, और x प्लस वाई जो है वो मोल से है, तो i-1 अपॉन n-1, ये एक रिलेशन यहाँ से आपको निकल के आएगा। क्या? अल्फा बराबर i-1 बटे n-1। यहाँ पर ये जो है ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वांट ऑफ फैक्टर में संबंध है। ठीक है। एसोसिएशन टेंडेंसी ऑफ सॉल्यूट, अगर एसोसिएट हो जाते हैं, एसोसिएट होने का मतलब है पहले ज़्यादा थे अभी कम हो जाएंगे। अब पहले ज़्यादा थे कम बाद में कम हो गए, तो भाई सामान्य वाला ज़्यादा था और असामान्य वाला कम था, तो सीधी सी बात है कि अणुसंख्यक गुणधर्म इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं अणुभार के, तो सीधी सी बात है कि प्रेक्षित अणुभार जो है वो अधिक और वास्तविक अणुभार कम प्राप्त होगा। तो प्रेक्षित गुणधर्म जो है, प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म जो है वो कम प्राप्त होंगे और अपेक्षित जो अणुसंख्यक गुणधर्म है वो अधिक प्राप्त होंगे। तो अगर आपने n मोल मतलब a के n मोल ले लिए, तो बाद में ये संगुणित होकर के a का डाइमर या ट्राइमर या जो भी संगुणन के बाद में द्विलक त्रिलक जो भी बनेगा वो इस तरीके से बन जाएगा। तो पहले इसके संगुणन के पूर्व इसके 1 मोल थे, इसके 0 मोल थे, संगुणन के बाद में इसमें से अल्फा मोल जो है वो कम हो गए, तो इसके अल्फा बटे n मोल, क्योंकि n मोल बने ना, अगर डाइमर बनेगा तो 1/2, ट्राइमर बनेगा तो 1/3, इस तरीके से आप अल्फा बटे n यानी कि अल्फा बटे n इस तरीके से आप रख सकते हैं। आप इस तरीके से रखेंगे तो कुल मोल जो है आपको ऐसे प्राप्त होंगे, कुल मोल जो है वो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन n प्राप्त होंगे। अब ये जब आपको प्राप्त होंगे तो सूत्र द्वारा परिकलित या अपेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं संगुणन के पूर्व कणों की संख्या के, और जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? अल्फा 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 के। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को यदि आप भाग देते हैं तो प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म परिकलित अणुसंख्यक गुणधर्म को जब आप एक दूसरे से भाग देते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन n, और i जो है वो क्या है? विलेय का वास्तविक अणुभार बटे विलेय का प्रेक्षित अणुभार। तो i को जब आप इसके बराबर करते हैं तो यहाँ से आपको i की वैल्यू जो है पहले से 1 से हमेशा कम ही प्राप्त होगी, क्योंकि विलयन में जब संगुणन होता है तो पदार्थों के लिए वांट ऑफ गुणक का मान जो है वो सदैव कम प्राप्त हो जाता है। इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है कि भाई KCl जल में पूर्ण वियोजित हो जाता है, 1 किलोग्राम जल में कितने ग्राम KCl घोला जाए कि हिमांक -8 डिग्री सेल्सियस हो जाए। जल के लिए KF का मान यहाँ पर दिया हुआ है, तो KF पूर्णतया वियोजित हो जाता है। तो पहले इसके 1 मोल थे, K प्लस के 0 मोल, Cl माइनस के 0 मोल लिए थे। वियोजन के पश्चात जो मोलों की संख्या थी इसमें से अल्फा मोल कम हो गए, तो इसके भी अल्फा मोल और इसके भी अल्फा मोल बन गए। अब चूंकि KCl जो है पूर्ण वियोजित हो गया, इसलिए उसके लिए अल्फा का मान 1 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर कुल मोलों की संख्या जो है वो 1 प्लस अल्फा बराबर 1 + 1 बराबर 2 इस तरीके से आएगी, क्योंकि अल्फा का भी मान जो है वो 1 है, तो 1 + 1 बराबर 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब i का जो मान है वो 2 होता है, KF का मान दे रखा है, TF निकालना है तो वही हिमांक जो है जल का वो कितना होता है? 0 होता है। तो यहाँ से 0 में से इसको माइनस कर देंगे, -8 को, तो प्लस का 8 आएगा। डेल्टा TF बराबर I × KF × M, इस सूत्र की सहायता से आप यहाँ से M प्राप्त कर सकते हैं, जो कि कितना आएगा? 2.15। अब 2.15 क्या आया है? मोललता आई है। मोललता से जो है आप इस फॉर्मूला का, मोललता के फॉर्मूले को रख करके आप इसका ग्राम में बाहर निकाल सकते हैं। आवश्यक द्रव्यमान यहाँ से प्राप्त किया जा सकता है। तो इसी प्रकार से आपका ये जो चैप्टर है ये खत्म होता है। संपूर्ण जानकारी के साथ मैं श्रुति मालवी आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ।